वेलकम बैक। आज की क्लास में पुनः आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सीधी क्लास पे अपन आते हैं। कल हम अपन उद्देश्यों की बात कर चुके थे, शिक्षण उद्देश्य। उसमें ब्लूम ने कहा था कि जो ज्ञान से संबंधित उद्देश्य है वह सबसे ज़्यादा जरूरी है एक अध्यापक के लिए। तो एक अध्यापक को अपना जो लेसन है उसको कक्षा में पढ़ाने से पहले कुछ उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है और उन्हें प्राप्त करने के प्रयास करने पड़ते हैं। इन उद्देश्यों को सीधा आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही उद्देश्य आता है ज्ञान। ठीक है, पहले समझ ले ज्ञान अर्थात एक अध्यापक कोई लेसन पढ़ा रहा है तो सबसे पहले तो वो कोशिश करेगा कि एक बालक तक वो सूचनाएं जो भी उस चैप्टर में है वो बालक तक पहुंच जाए। तो ज्ञान सबसे पहला उद्देश्य है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद बालक क्या क्या कर सकेगा, तो बालक किसी भी वस्तु को परिभाषित कर सकेगा, उसका प्रत्यास्मरण कर सकेगा और प्रत्यभिज्ञान कर सकेगा। सीधा आपको एक ही टर्म याद रखनी है। ज्ञान में कितनी टर्म आती है, तो ज्ञान का संबंध परिभाषित करने से है, ज्ञान का संबंध है वो प्रत्यास्मरण से है और ज्ञान का संबंध है वह प्रत्यभिज्ञान से है। दूसरे नंबर पर आता है अवबोध। ज्ञान से उच्च स्तर का उद्देश्य है अवबोध। अवबोध की श्रेणी में क्या क्या आता है तो समझ लें। एक छात्र जब अवबोध के स्तर तक पहुंच जाता है तो वह उस वस्तु की व्याख्या कर सकेगा, अनुवाद कर सकेगा, प्रतिपादन कर सकेगा, वर्गीकरण कर सकेगा, तुलना कर सकेगा और क्रम निर्धारण कर सकेगा। फिर समझ लें, अंडरस्टैंडिंग के बाद एक बालक है वह जो भी समझाए उसकी व्याख्या करना, व्याख्या करने के बाद उसका अनुवाद करना, प्रतिपादन करना, लेकिन तीन पीछे इंपॉर्टेंट हैं, वर्गीकरण करना, तुलना करना और उसके साथ ही एक और आता है वह है क्रम निर्धारण करना। तो इतनी चीजें हैं वह किससे संबंधित हैं, अवबोध से संबंधित है। अवबोध के बाद तीसरे नंबर पर आता है ज्ञानोपयोग अर्थात छात्र द्वारा प्राप्त किए ज्ञान का उपयोग वह अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार करता है। तो ज्ञानोपयोग में ऐसी कौन सी टर्म है जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो ज्ञानोपयोग के बारे में भी आपको जरूर याद रखना है। ज्ञानोपयोग की बात करें तो पूर्व कथन करना, जांच करना, प्रदर्शन करना और प्रयोग करना, यह सब किस में आएगा, ज्ञानोपयोग में। आपके ज्ञान का उपयोग करना अर्थात आप पूर्व कथन कर सकते हैं, आप प्रयोग कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं और जांच कर सकते हैं। तो ये श्रेणी है वह ज्ञानोपयोग में आती है। अब कौशल की बात करें, स्किल, अगला आता है कौशल। एक छात्र जब कौशल के स्तर तक पहुंचता है तो वह गणना कर सकता है, मानचित्र बना भी सकता है और मानचित्र पढ़ भी सकता है अर्थात मानचित्र बनाना और मानचित्र पढ़ना। गणित का छात्र है तो वह ग्राफ को बनाना और ग्राफ को पढ़ना दोनों ही कौशल की श्रेणी में आते हैं। एक छात्र चार्ट बना रहा है वह भी कौशल है और एक छात्र है वह मॉडल भी बना रहा है तो वह भी कौशल ही है। तो कौशल का अर्थ हुआ कि आप अपनी स्किल को किस प्रकार से डेवलप कर रहे हैं। ज्ञान का उपयोग करना वो ज्ञानोपयोग हो गया, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है वह कहलाता है कौशल कहलाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ ले, जैसे गणित का एक स्टूडेंट है या फिजिक्स का एक स्टूडेंट है, उसको कोई यंत्र दिया गया, उस यंत्र में किसी त्रुटि का पता लगा रहा है। त्रुटि का पता लगाना और अनुमान लगाना कि इसमें ये खराबी हो सकती है, त्रुटि का पता लगाना और त्रुटि का अनुमान लगाना अर्थात ये दोनों ही है वह अवबोध की श्रेणी में आएंगे। ये जरूर समझ ले, जो साइंस के स्टूडेंट है या मैथमेटिक्स के हैं, त्रुटि का पता लगाना और अनुमान लगाना दोनों अवबोध की श्रेणी में आएंगे। जब उस त्रुटि को सुधार लें आप, तो त्रुटि को सुधार ले तो वो कहलाता है कौशल कहलाता है। तो ज्ञान पढ़े, अवबोध पढ़े, ज्ञानोपयोग पढ़े और उसके बाद कौशल पढ़े। इसके बाद दो ऐसे उद्देश्य हैं जो परीक्षा में अक्सर कंफ्यूज करते हैं, अभिरुचि एवं अभिवृत्ति। दोनों ही आपके काम के हैं, परीक्षा में एक आध प्रश्न इससे संबंधित पूछा जा सकता है। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखते रहें, हम आपके डाउट है वो इसी समय आपके सॉल्व कर लेंगे। तो अब पहले आते हैं अभिरुचि पर। अभिरुचि क्या होती है, तो एक छात्र ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, अवबोध भी आ गया, ज्ञानोपयोग भी कर लिया, कौशल में भी, स्किल में भी बहुत अच्छा हो गया। अब अभिरुचि क्या होती है, तो अभिरुचि में बहुत सारे टर्म आते हैं, बहुत अच्छी तरह से आपको याद रखने हैं। अभिरुचि का मतलब होता है एक विद्यार्थी वो अपने विषय में इतनी रुचि उत्पन्न हो जाए कि वह उससे संबंधित साहित्य पढ़ने लगे अर्थात विषय से संबंधित साहित्य पढ़ना अभिरुचि में आता है। अतिरिक्त प्रयास करना और अतिरिक्त प्रयोग करना यह भी अभिरुचि में आता है।
वाद विवाद प्रतियोगिताओं में और भाषण प्रतियोगिताओं में भाग लेना भी अभिरुचि में आता है, ये जरूर ध्यान रखें। और छात्र अपनी रुचि के अनुसार शैक्षिक भ्रमण का निर्धारण करता है, अर्थात शैक्षिक भ्रमण भी अभिरुचि की श्रेणी में आते हैं। तो अभिरुचि में इतनी चीजें आपको जरूर याद रखनी है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है अभिवृत्ति क्या होता है। तो अभिवृत्ति का मतलब होता है विषय के प्रति धनात्मक दृष्टिकोण। आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके प्रति आपकी थिंकिंग क्या है, उस सब्जेक्ट के प्रति आपका धनात्मक दृष्टिकोण है, वह अभिवृत्ति की श्रेणी में आएगा। अर्थात आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते पढ़ते आप कभी हार नहीं मान रहे हैं, अर्थात आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, असफलता से आप चिंतित नहीं हो रहे हैं, विचलित नहीं हो रहे, ये आपकी अभिवृत्ति है। तो अभिवृत्ति को ओवरऑल समझ ले क्या क्या होता है। विषय के प्रति धनात्मक दृष्टिकोण, कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने की आदत, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति है वो व्यवस्थित तरीके से कोई कार्य कर रहा है तो वो उसकी अभिवृत्ति का लक्षण है। इसके बाद आज्ञा का पालन करना, अनुशासन, परिश्रम और अपनी असफलता से विचलित नहीं होना, ये अभिवृत्ति की श्रेणी में आता है। तो ये चीज़ें थी, वह एक कक्षा में जाने से पहले एक अध्यापक को उद्देश्यों के निर्धारण से संबंधित थी। अब एक अध्यापक उद्देश्यों का निर्धारण करके कक्षा में चला गया और जाके वहाँ बैठ गया कि लो भाई मैं उद्देश्य निर्धारित करके आ गया, अब आप अपने आप उद्देश्यों को प्राप्त कर लीजिए। असंभव है, आपको वहाँ पे कक्षा में जाके पढ़ाना भी होता है। अब कक्षा में जाके पढ़ाने के लिए आपको किसी न किसी टीचिंग मेथड का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन टीचिंग मेथड्स हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है। हर टीचिंग मेथड है वह टीचिंग मैगजीम्स पे आधारित होता है, अर्थात शिक्षण सूत्रों पे आधारित होता है। तो अगला टॉपिक है अपना शिक्षण सूत्र। क्या होते हैं शिक्षण सूत्र, उसको ध्यान से समझें। परीक्षा में आपके 1 या 2 शिक्षण सूत्र पूछे जा सकते हैं शिक्षण विधियों के साथ ही। तो शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, तो शिक्षण सूत्र है वह शिक्षण विधियों के ही अंग माने गए हैं, अर्थात ये टीचिंग मेथड्स के पार्ट्स हैं। मैगजीम्स आर पार्ट्स ऑफ टीचिंग मेथड्स, ओके, ये ज़रूर याद रखें। तो टीचिंग जो मैगजीम्स हैं यानी कि शिक्षण सूत्र हैं वह शिक्षण विधियों के अंग है जो शिक्षण को प्रभावी एवं रोचक बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग आपने कहीं न कहीं एक कोटेशन ज़रूर सुना होगा कि छात्र सीखा नहीं क्योंकि एक अध्यापक ने उसे पढ़ाया नहीं, अर्थात छात्र सीख नहीं रहा है। इसका मतलब समझ लीजिए कि टीचर में कोई न कोई कमी है। अगर आपका टीचिंग है वो इफेक्टिव नहीं होगा, प्रभावशाली नहीं होगा, तो छात्र समझेगा भी नहीं और इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। इसलिए शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए ही शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। इन शिक्षण सूत्रों को सबसे पहले अप्लाई करने का काम किसने किया था, ये भी आपको ज़रूर पूछा जा सकता है। इन शिक्षण सूत्रों को सबसे पहले अप्लाई करने का काम किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने, अर्थात शिक्षण सूत्रों का प्रतिपादन है वह हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा ही किया गया था। और उन्होंने कहा था कि शिक्षण अगर प्रभावशाली नहीं होगा तो फिर छात्र सीखेगा ही नहीं, और शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है छात्र को सिखाना और उसके व्यवहार में अंतोतगत्वा परिवर्तन लाना। अब शिक्षण सूत्र कितने हैं, तो शिक्षण सूत्र तो बहुत हैं, लेकिन हम आज मेन 10 शिक्षण सूत्रों की बात करेंगे जो एक अध्यापक को अपनी शिक्षण विधियों में प्रयुक्त लेने चाहिए या प्रयुक्त करने चाहिए। एक एक शिक्षण सूत्र को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शिक्षण सूत्र आता है वह है सरल से कठिन की ओर। आपने कुछ अध्यापक देखे होंगे कि सीधा भिड़ते ही कक्षा में टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आपको सरल विषय वस्तु को सबसे पहले स्टार्ट करना है और इसके बाद आपको जटिल विषय वस्तु पर आना है। इससे क्या होगा, इसका क्या फ़ायदा है, तो एक छात्र है उसके सामने जब सरल विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है तो उस चैप्टर के प्रति उसमें रुचि उत्पन्न हो जाती है और धीरे धीरे वही रुचि है उसको कठिन कार्य को सीखने के लिए भी तत्पर कर देती है। तो सबसे पहला तो आपको यही शिक्षण सूत्र याद रखना है कि जब भी कक्षा में जाएं, पाठ्य वस्तु को सरल से जटिल के क्रम में ही विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करें। जैसे कि हम एक उदाहरण ले लें, आप पहले शब्द सिखाएंगे छात्रों को या अक्षर सिखाएंगे, तो सबसे पहले अक्षर सिखाए जाने चाहिए और उसके बाद शब्द कैसे बनते वो सिखाए जाने चाहिए। तो अक्षर ज्ञान पहले कराया जाना चाहिए, उसके बाद शब्द रचना है वह बाद में सिखाई जानी चाहिए। तो सबसे पहला शिक्षण सूत्र ही हो गया सरल से कठिन की ओर, ठीक है। दूसरे शिक्षण सूत्र की बात करें तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है।
ज्ञात से अज्ञात की ओर का अर्थ क्या हुआ, तो छात्र का जो पूर्व ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव के आधार पर नवीन ज्ञान की नींव रखना। छात्र कुछ जानता ही नहीं है, उसको आप पढ़ाने बैठ जाएंगे तो छात्र कुछ सीखेगा नहीं, इसलिए उसका जो पूर्व ज्ञान है उसका पता लगाइए। बिल्कुल एक शिक्षक का दायित्व है, आपसे इतने झंझट तो कक्षा में होंगे नहीं, लेकिन पूर्व ज्ञान का निर्धारण करना एक शिक्षक का दायित्व है। कैसे किया जाए, तो पूर्व ज्ञान का निर्धारण करने का सबसे आसान तरीका है प्रश्नोत्तर। ये ज़रूर याद रखें, पूर्व ज्ञान के निर्धारण का सबसे आसान तरीका प्रश्नोत्तर है। और ज्ञात से अज्ञात का मतलब होता है छात्र के पूर्व ज्ञान, और पूर्व अनुभव के आधार पर ही नवीन ज्ञान प्रदान करना चाहिए या नवीन ज्ञान की नींव रखनी चाहिए। तो 2 शिक्षण सूत्रों के तीसरे की ओर चलते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसी को कहा जाता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। स्थूल का मतलब क्या होता है, तो हम सामान्य परिचय में पढ़ चुके हैं, मनोविज्ञान सामान्य परिचय, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। स्थूल का मतलब क्या होता है, तो स्थूल का मतलब होता है ऐसी वस्तु जिसे इंद्रियों द्वारा अनुभूत किया जा सके। इंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव किया जा सके वो स्थूल होते हैं। अर्थात जो प्रत्यक्ष चीज़ें होती है वो स्थूल होती है। तो सबसे पहले तो किसी बालक को प्रत्यक्ष चीज़ों के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए, इसके बाद धीरे धीरे अप्रत्यक्ष चीज़ों के बारे में उसके बारे में बताना है। और हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे ज़्यादा जो बल दिया था वह इसी शिक्षण सूत्र पर दिया था कि एक छात्र को स्थूल से सूक्ष्म की ओर ही पढ़ाना चाहिए, अर्थात प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर ही पढ़ाना चाहिए। जैसे कि आप वर्ल्ड के बारे में बता रहे हैं, तो पूरी पृथ्वी का चक्कर तो एक छात्र से लगवा नहीं सकते हैं, आप उसे ग्लोब बताइए, ग्लोब में विभिन्न कॉन्टिनेंट्स हैं, उनकी सिचुएशन बताइए, कॉन्टिनेंट्स में अपना एशिया कहाँ पे है वो बताइए। बिल्कुल, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण होना चाहिए। नेक्स्ट आता है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर आप एक अधिगम का सिद्धांत जरूर पढ़े होंगे, गेस्टाल्टवाद, जिसको समग्राकृति कहते हैं या पूर्ण कारकवाद कहते हैं। इस गेस्टाल्टवाद के आधार पर ये शिक्षण सूत्र उसका प्रतिपादन हुआ है। पूर्ण से अंश की ओर क्या होता है, तो बहुत आसान काम है। जैसे कि एक छात्र को आप कंप्यूटर पढ़ाना चाहते हैं, तो उस बालक को बता दीजिए बेटा ये कंप्यूटर है, पूरा कंप्यूटर उसने एक साथ देख लिया, अर्थात पूर्ण हो गया। अब धीरे धीरे उसके कंपोनेंट्स पढ़ाएंगे, ये इसका कीबोर्ड है, ये इसका माउस होता है, इसके बाद ये चीज़ होती है, ये सॉफ्टवेयर होते हैं, ये हार्डवेयर होते हैं, इस प्रकार से। तो सबसे पहले ओवरऑल सिनेरियो बता दीजिए और फिर उसके पार्ट्स को धीरे धीरे बताते जाइए आगे। जैसे कि अपन को राजस्थान के बारे में पढ़ना है, तो आप जब भी ज्योग्राफी में राजस्थान पढ़े होंगे तो ग्लोब में राजस्थान की स्थिति ज़रूर पढ़े होंगे, भारत कहाँ पे है, भारत में राजस्थान कौन से गोलार्ध में, ये सारी चीज़ें ज़रूर पढ़ोगे। ये कहलाता है पूर्ण से अंश की ओर। तो यह सिद्धांत शिक्षण सूत्र है वो किस पर आधारित है, गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। अब आता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। जब ये शिक्षण सूत्र पूछा जाए तो आपको एक ही बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, एक उसका उल्टा भी होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, दोनों को उल्टा कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विशिष्ट से सामान्य की ओर का मतलब होता है एक छात्र को पढ़ाते वक्त अधिक से अधिक उदाहरणों द्वारा आपको उसको समझाना है। इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स जिसको बोला जाता है, इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स भी बोलते हैं कुछ अंग्रेज। तो छात्र को उदाहरण के द्वारा अधिक से अधिक समझाया जाए, जैसे कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, तो आपको उनको अधिक से अधिक उदाहरण देने हैं और फिर एक जनरलाइजेशन कर देना है कि ये संज्ञा होती है, ये सर्वनाम होते हैं, ये इसके पर्यायवाची होती हैं। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर का अर्थ है उदाहरणों द्वारा किसी सामान्य चीज तक पहुंचना। उल्टा कर दें, एक सामान्य चीज है वहां से उदाहरणों की तरफ जाएं, तो ये उल्टा सिद्धांत बन जाएगा। अब आता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अगला सूत्र है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। यह शिक्षण सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्लेषण से संश्लेषण का मतलब क्या होता है, तो पहले अंग पढ़ें और अंग पढ़ने के बाद उनको एकीकृत कर दें। सीधा सा एग्जाम्पल है, आप किसी छात्र को संसद के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, तो संसद को पढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको लोकसभा की जानकारी देनी है, राज्यसभा की जानकारी देनी है, राष्ट्रपति की जानकारी देनी है, मंत्री परिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, विधानसभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होती है। ये सभी चीज़ें पढ़ाने के बाद इन सभी को आप इंटीग्रेटेड कर दें, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति।
तीनों मिला दे तो बनती है संसद, ये कहलाता है विश्लेषण से संश्लेषण। छोटे छोटे पार्ट्स है उनको लास्ट में पढ़ाकर एकीकृत कर देना तो विश्लेषण से संश्लेषण हो गया। अगला शिक्षण सूत्र आता है वो मनोवैज्ञानिक से तार्किकता की ओर होता है। मनोवैज्ञानिक से तार्किकता की ओर, इसका मतलब है जब किसी बालक को आप पढ़ाएं तो पढ़ाने से पहले उसकी रुचि पता कर लें, उसकी आयु और उसकी जिज्ञासा। अगर छात्र को उसकी रुचि, आयु और जिज्ञासा के आधार पर पढ़ाया जाता है तो यह शिक्षण सूत्र कहलाता है मनोवैज्ञानिकता से तार्किकता की ओर। अगला शिक्षण सूत्र आता है अनुभूत से युक्ति युक्त। ये नया शिक्षण सूत्र है, फिर भी आपको याद रखना है, अनुभूत से युक्ति युक्त शिक्षण सूत्र। इसका मतलब क्या हुआ, तो एक बालक सीख तो गया लेकिन सीखने के बाद भी उसमें जिज्ञासा होती है, और जिज्ञासा है इसका मतलब ये हो गया कि वह और अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। अब कोई घटनाएं एक बालक देख रहा है लेकिन उसके पीछे वो तर्क नहीं जान रहा है। जैसे कि छोटा सा बालक है, वो सूर्योदय और सूर्यास्त रोज देखता है, लेकिन क्यों सूर्य उदय होता है और क्यों सूर्य अस्त होता है, इसकी अगर एक शिक्षक तर्कपूर्ण व्याख्या कर दे तो वह कहलाता है अनुभूत से युक्ति युक्त शिक्षण सूत्र। ग्लोब के माध्यम से समझा सकता है, एक मोमबत्ती जलाकर कि ये ग्लोब घूम रहा है, देखो ये सूर्योदय होता है, ये सूर्यास्त होता है। तो इस प्रकार का शिक्षण सूत्र है वह प्रायोगिक कार्य पे सबसे ज़्यादा बल देता है, अनुभूत से युक्ति युक्त, अर्थात किसी युक्ति का प्रयोग करें और एक बालक की जिज्ञासा को शांत करें। और अंतिम शिक्षण सूत्र आता है, इतने काफ़ी आपके लिए, अंतिम शिक्षण सूत्र आता है वह है प्रकृति का अनुसरण। प्रकृति का अनुसरण का मतलब क्या होता है, तो बालक अगर स्वयं प्रकृति में, उसको खुला छोड़ दीजिए भाई, तो रबड़ता फिर, ऐसा कह सकते हैं आप। एक बालक को खुला छोड़ दिया आपने प्रकृति में तो प्रकृति से स्वयं अनुभव करके सीखेगा, यह कहलाता है प्रकृति का अनुसरण शिक्षण सूत्र। जैसे कि एक बालक है, वह आग के पास गया और जल गया, तो दूसरी बार वो कसम खा लेगा कि इस चीज़ के पास मुझे नहीं आना है। तो स्वयं अनुभव के द्वारा जो सीखा जाता है वह कहलाता है प्रकृति का अनुसरण। तो यह शिक्षण सूत्र है वह आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और भी आपकी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, हम आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।